अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आज हम दो ऐसी महिलाओं के बीच वर्ग विभेद और उनकी सोच, साथ में उनके सामाजिक व्यक्तित्व की समानता असमानता की चर्चा करते हुए एक ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये कहानी सुधारवाद से तो प्रेरित है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये समाज का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराना चाहती है जिस ओर अभी हमें राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। दरअसल हम कहानी दो पात्र राही और अनीता के बीच के वर्ग विरोध को देखने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं राही कहानी, और जिसमें हम देखेंगे उसके कथावस्तु, उसकी स्थापनाएं, कहानी के उद्देश्य और ऐसे विभिन्न बातों को। आज हम तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कहानी के कथावस्तु को। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप हिंदी शोभा अकादमी पर राही कहानी की एक सामान्य और सरल समझ विकसित करने के लिए उपस्थित हैं। आप कहानी सुनने से पहले अपने विचार में एक समय ले जाइए, एक समय में जाइए, सोचिए कि देश में आज़ादी आंदोलन अपने चरम पर है, ठीक? और उस चरम आंदोलन के दौरान एक पात्र अनीता, कौन सी पात्र? अनीता। कहानी है राही। तो अनीता जेल जाती है, ठीक? और अनीता जब जेल जाती है तो वहां उसकी मुलाकात एक राही नामक महिला से होती है, ठीक? दोनों स्त्री पात्र हैं, दोनों कैसी हैं? स्त्री पात्र हैं, ठीक? अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को हम समझते समझते, कथावस्तु को पढ़ते पढ़ते कहानी का कथानक भी जानेंगे। कहानी शुरू होती है, जेल में अनीता की मुलाकात राही से होती है। यही राही, जब पहली बात, राही और अनीता में इतना अंतर है कि राही जब जेल जाती है तो उसे एक सामान्य सेल मिलता है। सेल मतलब जैसे जिसमें कैदी को रखा जाता है उसे सेल बोलते हैं। वहीं जब अनीता जेल जाती है तो उसे बी क्लास की जेल पहले मिली रहती, बाद में उसके घर वाले उसकी पढ़ाई लिखाई के बताते बहुत पढ़ी लिखी है तो उसे ए क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी सबसे वीआईपी जेल दी जाती है। वहाँ सारी सुविधा, घर के रहने जितनी सुविधा, ठीक है। लेकिन वो बात और है कि वो बाद में सामान्य सेल में चली जाती है, लेकिन उसे मिलती है ए क्लास की, ठीक? कहानी वही सेल में परिचित होती है राही से। ये राही जो अपने बच्चों की भूख के लिए 5 किलो अनाज की गठरी चुराती है। क्यों चुराती है? क्योंकि इसके बच्चे भूखे हैं, ठीक? ये बात अनीता को पता चलती है कि मतलब उससे बात करने के दौरान पूछती है कि तुम क्यों जेल आई, तुम क्यों जेल आई? तो अनीता जब राही से पूछती है कि तुम क्यों जेल आई, तो बताती है कि 5 किलो की गठरी मैंने अनाज की चुरा ली थी, मेरे बच्चे बहुत भूखे थे, इस कारण मुझे 1 वर्ष की सज़ा हुई है। जब आपको कोई बात समझाई जाए, बताई जाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक शब्द की वैल्यू है। ये कभी मत सोचिए कि जो लिखाया जाए वही इम्पॉर्टेंट है ना, हर बात लिखाई नहीं जा सकती। बहुत सारी बात आपके दिमाग में भर दी जाएगी। जैसे आपको ये याद हो जाना चाहिए 5 सेर गेहूँ चुराई थी गठरी में, 5 सेर गेहूँ थे, जैसे 1 वर्ष की सज़ा हुई है, इसी तरह की बातें, ठीक? तो 1 वर्ष की सज़ा होती है केवल 5 सेर गेहूँ चुराने के लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, वो बताती है राही कि मैं मांगरोरी जात की हूँ। कौन सी जात की है? मांगरोरी। मांगरोरी एक बहुत नीच जाति है, ठीक? और इसे ना मांगरोरी जात की ये हाल है कि इसे मांग कर खाने की भी, मांग कर भी नहीं खा सकती, मजदूरी करके भी, मजदूरी करने का तक अधिकार नहीं है। मतलब इतना ज्यादा नीच इसे समझा जा रहा है, समझ रहे हैं? और वही
जब राही अनीता अपने बारे में बताती थी, कुलीन की है। कुलीन मतलब बहुत उच्च और बहुत अच्छे परिवार की और ये औरत है अनीता। ठीक, तो अनीता सारी बातें जानती है इनके बारे में, राही के बारे में। फिर राही को भी अपने बारे में बताती है कि मैं आंदोलन के दौरान मतलब जेल आई हूँ और आंदोलन में मुझे जेल भेजा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में। तो समझिए, एक वर्ग ऐसा है जो स्वदेशी आंदोलन को लड़ रहा है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में लड़ रहा है। एक वर्ग ऐसा भी है जो खाने को नहीं अट रहा है, यानी खाने के लिए भी कमी है, उसके बच्चे उसे चोरी करनी पड़ रही। एक दूसरा उदाहरण के तौर पे मैं एक बात बताऊं बढ़िया। मेरे बाबा के पिताजी प्रपितामह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मैं अपनी बात बता रहा हूं। और वो आज़ाद हिंद फौज में थे। तो वो लोग जावा सुमात्रा के रास्ते भारत में आ रहे थे, तो बाद में मतलब पकड़ लिया गया, बहुत सारा उन्होंने कई साल तक जेल काटा। तो वो एक बात बता रहे थे, कहीं उस दौरान भी दो तरीके के लोग जेल में थे। एक वे लोग थे जो चोरी कर रहे थे, और वो लोग तार काट कर, दुनिया भर का तार वार काट वाट के चोर बनते थे। और अभी देखना अंतर मैं दिखा रहा हूं, कहानी को ऐसे आपको अंतर दिखाता हूं। एक वो मेरे प्रपितामह जी थे जो आज़ाद हिंद फौज में जो है मतलब उसमें अटैक के कारण, भारत के अंग्रेजों के खिलाफ अटैक के कारण वो उनको जेल में डाल दिया गया। अब देखना अंतर, आप देखो कभी अयोध्या में जाएंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में, तो हाँ है उनका लगा हुआ फोटो वगैरह। और तो अच्छा, वो बात क्या बता रहे थे, ध्यान देना कि जब आज़ादी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बात आई, कि मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में जिन जिन ने योगदान दिया था, उसमें जो जेल गया था उन सबको जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उपाधि दी जाएगी और उन्हें कुछ सम्मान दिया जाएगा। तो इन लोगों का नाम, पहली बात तो वहां एक समस्या थी कि गांधीवादी, मतलब जो लोग कांग्रेस के थे, कांग्रेस से जुड़े लोग जेल में गए, उनको पहली प्राथमिकता दी जा रही थी। आजाद हिंद फौज के लोगों को प्राथमिकता नहीं दे रही थी, एक बात। दूसरी बात, किसी कारण मतलब बहुत बाद में आंदोलन वगैरह हुआ तो मौका दिया गया, ठीक है। अब देखना यहां अंतर देखो, जो तार काटने वाले थे उन्हें भी स्वदेश राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा दे दिया गया, मतलब उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भेज दिया, बना दिया गया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुछ तो उपद्रव किया, भले चोरी की, तार काट के अपने लूटने का काम किया, लेकिन किया तो अंग्रेजों के खिलाफ ना। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि उस समय भी लोग लूट रहे थे, वो बात और है, फायदा मिल गया। तो उस समय भी ऐसा वर्ग था, ऐसा वर्ग था। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अमीर थे, लेकिन सामान्य मध्यम वर्गीय था, खाने की कमी नहीं थी, खेत बाड़ी थी। तो वो चले गए अपना लड़ने वड़ने, बाबा जी हमारे बाबा के पिताजी यानी प्रपितामह। तो इस तरह से दो वर्ग मैं बात बता रहा हूँ, ये यथार्थ जो मैंने अनुभव सुना है उनके मुंह से। तो कि एक तरफ तार काटने वाले भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, एक लोग जो 6 साल 8 साल जो है वहीं पड़े थे जापान में उधर, तो वो भी जो है ये स्थिति थी। चलिए, तो फिर अनीता ये सब बातें जानकर कि कैसे कैसे जेल में आई, 1 साल की सजा हुई गेहूं की चोरी में, अपने बारे में भी बताती है। तो रात में वो ये सब बातें जानने के बाद सोने जाती है। सपना आता है, बहुत मधुर स्वप्न, कि जो है मंगरोरी जात के लिए उसने एक आश्रम खोला। देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात। मंगरोरी जात के लिए आश्रम खोला, वहाँ स्त्रियों को और बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था है, स्त्रियों के लिए जो है काम है, पुरुषों के लिए कुछ काम सिखा रही हैं। और कुछ समय पश्चात तो गांव आदर्श गांव बन गया। हाँ, वहाँ जो है दिन भर काम सिखाते थे, रात में जो है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करवाया जाता था। इस तरह से वो सपने देख रही, मधुर स्वप्न देख रही, और उस मांगरोरी गांव को आदर्श गांव बना देती है। अभी बात सपने में चल रही है, और इस सपने को देखते देखते सुबह हो गई। जेलर आके खटखटाता है, अनीता की आंखें खुलती हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपके पिता की तबीयत खराब है, आप जाइए घर, आपको छुट्टी दी जाती है। देख रहे हैं, अनीता जेल काट रही है, उसके पिता का वर्चस्व, उसके बड़े लोगों का वर्चस्व, उसके पिता की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। इधर 1 वर्ष की उसे सजा काटनी ही काटनी है, ठीक।
अब ध्यान देना, जो अनीता है वो इस मधुर स्वप्न जो देखा था उसी को सच्चाई में उतारने के लिए संकल्पना करके जेल से जाती है और वो ऐसा करने के लिए सोचती है कि हम ऐसा ऐसे गांव का निर्माण करेंगे, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे मंगरोरी के लिए। कहानी यहीं समाप्त होती है। इस तरह से कहानी का अंत होता है। कुल मिला के लेखिका का उद्देश्य ये है कि हमें कहानी के उस पक्ष को दिखाया जाए जो वर्ग भेद में बहुत बड़ा अंतर है, जो एक तरफ ना तो मजदूरी करने का अधिकार है और ना दूसरी तरफ नौकरी की तो बहुत दूरी की बात है। तो इस तरह से वर्ग विभेद पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की थी, पाठकों का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की थी। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं कहानी राही। ठीक, चलिए राही। लेखिका सुभद्रा कुमारी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। हम लोग तो सुभद्रा जी को इसी नाम से बचपन में जानते थे और खूब जोश जोश में कविता तैयार कर ली। दो ही कविता तो सही से तैयार थी, एक ये मतलब खूब लड़ी मर्दानी और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, इनका जन्म 1905 में निहालपुर प्रयागराज में हुआ। ठीक, निहालपुर प्रयागराज यानी इलाहाबाद। इनके जीवन पर एक जीवनी मिला तेज से तेज लिखा गया है, जो टीजीटी में भी पूछा गया है। तो मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर लिखा गया, इनकी पुत्री सुधा चौहान ने उसे लिखा है। ठीक, अब ये बात हो गई जन्म की। ठीक है, चलिए संग्रह, इनके एक बात और देख लेते हैं। काव्य संग्रह और कहानी संग्रह। तो काव्य संग्रह इनके दो ही हैं, मुकुल और त्रिधारा। ठीक, मुकुल और त्रिधारा। ठीक, इनके दो कहानी संग्रह हैं और काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह देखिए, कहानी संग्रह तीन हैं। ठीक, पहला बिखरे मोती 1932, बिखरे मोती 1932। ठीक, दूसरा उन्मादनी 1934, उन्मादनी 1934। और तीसरी कहानी है सीधे साधे चित्र 1947, सीधे साधे चित्र 1947। ठीक, इसमें 15 कहानियां हैं, इसमें 9 कहानियां हैं और जो अंतिम है सीधे साधे चित्र, इसमें 14 कहानियां हैं। ठीक, 14 कहानियां हैं। अब ये बात हो गई इनके काव्य संग्रह मुकुल और त्रिधारा हैं, कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932 में आई 15 कहानियां, उन्मादनी 1934 में आई 9 कहानियां हैं, सीधे साधे चित्र 1947 में आई और इसमें 14 कहानियां, और इसी में संकलित है कहानी राही। ठीक, चलिए इन्होंने कुल 46 कहानियां लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक, चलिए, तो ये बात तो आपने नोट करना हो तो कर ही लेना कि मिला तेज से तेज जो है, मिला तेज से तेज जीवनी
सुधा चौहान ने लिखा। सुधा चौहान इनकी पुत्री है। ठीक, चलो ये बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 में निहालपुर प्रयागराज में जन्म हुआ। काव्य संग्राम मुकुल और तिधारा है। इनकी 3 कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947। प्रसिद्ध काव्य इनका कौन सा है? कविता झांसी की रानी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जिसने जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लग समाधि बहुत अच्छी कविता है। जितनी बार पढ़िए उतनी बार आनंद आ जाता है। चलिए, तो अब बात हो गई कहानी कहाँ संग्रहित है। तो राही कहानी संग्रह कौन सा है? राही कहानी सीधे साधे चित्र 1947 में संकलित है। एक बात और लिख लेना, जिसमें 14 कहानियां हैं। जिसमें 14 कहानियां हैं। आजकल ना ये भी पूछ लेते हैं कि जिस संग्रह में ये है उसमें कितनी कहानियां हैं, तो उसमें 14 कहानियां हैं। ठीक, ये बात हो गई संग्रह की। कहानी पृष्ठभूमि लिखना, हेडिंग कहानी पृष्ठभूमि। पहला लिखना, 2 पृष्ठभूमि लिखो। पहला लिखना स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि है। ठीक, तो एक तो स्वाधीनता आंदोलन, दूसरा लिखना जेल की पृष्ठभूमि, मतलब जेल में कहानी घट रही है ना, जेल की पृष्ठभूमि। 2 पृष्ठभूमि लिखना, किसी भी रूप से घुमा के ना पूछ पाए। ठीक ना, तो स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि, जेल की पृष्ठभूमि। ठीक है ना, ये कहानी के संदर्भ में 2 विशेष बातें। अब हम पात्र के बारे में देखेंगे। ठीक, पात्र में सबसे पहले लिखना राही। ठीक, राही क्या है? मांगरोरी जात की गरीब महिला। मांगरोरी जात की गरीब महिला। दूसरा इस्म लिखना 5 सेर अनाज। 5 सेर अनाज की गठरी चोरी करने के लिए एक वर्ष की सजा। ठीक, 1 वर्ष की सजा। आगे लिख लेना जेल में सामान्य सेल में रहती है। सामान्य सेल मिली है। ठीक, सामान्य सेल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे पिक्चर देखते हैं तो देखो नॉर्मल हीरो जो है एक सामान्य सी जेल में पड़ा है, कैद किया गया है, उसे तड़पाया जा रहा है, उसे सामान्य जेल कहते हैं। जब माफिया जाता है तो, या कोई विलेन जाता है तो वो वीआईपी जेल में रहता है, तो वो वीआईपी जेल होती है जिसमें माफिया रहता है, जिसमें विलेन रहता है। ठीक, तो जेल में सामान्य सेल मिली है। ठीक, मजदूरी एक भी लिख लेना कि मांगरोरी जाति को मजदूरी करने का अधिकार
मजदूरी करने का अधिकार नहीं था, नहीं है, ऐसे लिखना। मांगरोरी जाति को मजदूरी करने का अधिकार नहीं है। ठीक, अब लिखना दूसरा अनीता के बारे में। अनीता ये सुपर मोस्ट पात्र है। कुलीन वर्ग की समाज सुधारक, कुलीन वर्ग की समाज सुधारक, कुलीन वर्ग की समाज सुधारक, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल की सजा, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल की सजा और ए क्लास की सेल मिली है। ए क्लास की सेल मिली है। ठीक, जिसमें विलन रहता है, जाके देखा हो तो ए क्लास की सेल होती है वो। ठीक, ए क्लास की सेल मिली है। चलो गौड़ पात्र देख लेना, यानी अन्य पात्र। तो गौड़ पात्र यानी अन्य पात्र में राही का पति, राही के बच्चे, राही के पति, राही का पति, राही के बच्चे, अनीता का पिता, अनीता का पिता, स्त्री जेलर इत्यादि। स्त्री जेलर इत्यादि। तो ये हैं कि कहानी की पात्रों की विशेषताएं। दो, राही और अनीता को देखना है। मांगरोरी जात की गरीब महिला है, 5 सेर अनाज की गठरी चोरी करने के कारण 1 वर्ष की सजा है। पूछेगा अगर अंतर में तो यही पूछेगा कितना अनाज चोरी करने के कारण जेल में, जैसे प्रेमचंद की ईदगाह से पूछ लिया था कौन भिस्ती लाया, कौन जो है धोबिन लाता है। सजा कितनी है? 1 वर्ष की है। जेल में सामान्य सेल मिला हुआ है। मांगरोरी जात को मजदूरी करने का अधिकार नहीं है। अनीता कुलीन वर्ग की समाज सुधारक है। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल की सजा मिली है। 1 क्लास की जेल मिली है। ये बात और है कि वो बाद में सामान्य सेल में जाके रहती है। गौड़ और अन्य पात्र में राही के पति है, ठीक, जिसे मार दिया जाता है। राही के बच्चे हैं, अनीता है, अनीता का पिता है, जिसको अंत में उसको मतलब आके जेलर बताती है कि आपके पिता का तबीयत खराब है, आप जाइए, आपको छुट्टी दी जाती है जेल से। तो ये है कहानी के पात्र, ठीक है। अब हम कहानी की स्थापनाएं देखेंगे। आखिर कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है, या कहानी में लेखिका ने स्थापना का मतलब ये है, जब स्थापनाएं लिखाता हूं उसका तात्पर्य केवल ये होता है कि आखिर लेखिका ने लेखक ने इस कहानी में हम लोगों के लिए, यानी हम विद्यार्थियों के लिए या हम पाठकों के लिए आखिर स्थापित क्या किया है, क्या स्थापित करना चाहती है, क्या उद्देश्य है, क्या सिखाना चाहती है, या हम क्या सीख रहे हैं, सब। चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं राही कहानी की स्थापनाएं। ठीक, पहला, यह कहानी लेखिका के अनुभव पर आधारित है। यह कहानी लेखिका के अनुभव पर, यह बहुत मोस्ट बात है, आधारित है। कैसे? क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान जी स्वयं कई बार जेल जा चुकी थी राष्ट्रीय आंदोलन में, लेखिका थी ही, समाज सुधारक भी थी, ठीक।
तो ये जो अनीता के रूप में पात्र है, दरअसल पात्र लेखिका ही है, अपने एक अनीता पात्र के रूप में अपनी बातों को कह रही है। तो यह कहानी लेखिका के अनुभव पर आधारित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुधा चौहान खुद कह रही हैं। ठीक, सुधा चौहान स्वयं कह रही हैं। चलो आगे देखते हैं। दूसरी बात, अनीता वास्तव में सच्ची देशभक्ति अनीता वास्तव में सच्ची देशभक्ति, गरीबों के कष्ट निवारण को मानती है। तीसरा, कहानी के अंत में, ऐसे मत लिखो कहानी के अंत में, कहानी में अनीता स्वप्न में देखती है कि वह किस प्रकार मांगरोरी जात के कल्याण कर सकती है। ठीक, किस प्रकार मांगरोरी जाति का कल्याण कर सकती है। ठीक है ना, वो देखती है कि किस प्रकार गरीबों का कल्याण कर सकती है। दरअसल इस पंक्ति का अर्थ ये है, मैंने बताया था कि एक स्वप्न आता है उसको, कि वो स्वप्न में एक आश्रम खोलती है मांगरोरी जात की, जहाँ बच्चों को पढ़ाती है और स्त्रियों को जो है सूत काटना सिखाती है, पुरुषों को बुनना सिखाती है, शाम को आध्यात्मिक जो है संदेश या आध्यात्मिक चर्चाएं, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ाया जाता है। अनीता के बच्चों को गोद ले लेती है, स्वयं पालती है। इस तरह से ये कहानी के बारे में खो जाती है स्वप्नों में। फिर सुबह जेलर खटखटाता है और बताता है कि आपका पिता की तबीयत खराब, आप जाइए घर, आपको छुट्टी दी जाती है। वो इस मधुर स्वप्न को संजोकर और सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये शिक्षा थी। ठीक, चलिए अगला, चौथा, अनीता सपने को सच करने के सच करने के मधुर कल्पना को संजोकर अनीता सपने को सच करने के मधुर कल्पना को संजोकर जेल से बाहर जाती है। जेल से बाहर जाती है। ठीक है, पांचवा, ये कहानी कुल मिला के अब हमको लेखिका की भी बातों को समझने की आवश्यकता है। क्या?
कि लेखिका इस कहानी के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने लेखिका इस कहानी के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने तथा चोरी छोड़ने का प्रतिपाद्य ठीक स्थापित करती है। ठीक है, अगला देखना, ऊपर लिख दे रहा हूं। क्या? छठा, लेखिका इस कहानी में संदेश देना चाहती है कि लेखिका इस कहानी में लेखिका इस कहानी से संदेश देना चाहती है कि लेखिका इस कहानी से संदेश देना चाहती है कि समाज के गरीब व अनाथ लोगों के उत्थान, समाज के गरीब व अनाथ लोगों के उत्थान, समाज के गरीब व अनाथ लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। ये सुपर मोस्ट है। क्या ये जो लिखा है सच्ची देशभक्ति क्या है? अनाथ लोगों के उत्थान एवं कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। ठीक ना? कोई पानी मांगने आ रहा है, वो कहते नहीं, एक भजन सुना होगा कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऐसे ही बात यह है कि यहाँ लोग भूखे हैं और आपके राष्ट्रीय झंडा उठाने से क्या फायदा। वो तो आप देशभक्ति किसी काम की नहीं है। आप भले झंडा न उठाओ लेकिन कर्म प्रधान आप रखिए, है ना। और चलिए, तो लेखिका के इस कहानी के माध्यम से गरीब, क्योंकि कहा जाता नहीं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे का हित करने का जैसा कोई धर्म ही नहीं है सृष्टि में। चलिए, तो ये थी कहानी की स्थापनाएं। अब हम लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। ठीक, महत्वपूर्ण पंक्तियां। लिखना महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण कथन। ठीक, महत्वपूर्ण कथन। तूने चोरी क्यों की? पहला, तूने चोरी क्यों की? तूने चोरी क्यों की?
मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में, मजदूरी करती तब भी दिन में दो नहीं तीन है यहाँ, 3 4 आने, 3 4 आने पैसे, 3 4 आने पैसे मिल जाते। ये अनीता कह रही है राही से। ठीक, एक तो ये हो गई। दूसरा लिखना कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमें मजदूरी, ये अनीता वो कह रही, राही कह रही है। ये किसका कथन है? अनीता लिख लेना। ठीक, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। ठीक, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हमारी जाति मांगरोरी है। मांगरोरी का मतलब जानते हैं? मांग के खाने वाला। ठीक, हमारी जाति मांगरोरी है। ठीक, ये भी लिख लो, केवल मांगते खाते हैं, केवल मांगते खाते हैं। तीसरा लिखना, देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों, देश की दरिद्रता एवं इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। ठीक, दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, हम सभी परमात्मा की संतान हैं, हम सभी परमात्मा की संतान। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं राही। ठीक, ये बात कौन कह रहा है? अनीता कह रही है। देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, हम सभी परमात्मा की संतान हैं। ठीक, और एक लिख लेना, चौथा, कि जेल आकर हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल आकर हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, कौन सा
कष्ट रहता है। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है? सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। नेतृत्व की सील लग जाती है। ठीक, बस ये हो गया। आगे मैं ऊपर लिख रहा हूँ और इसको लिखते रहिए आप। ये सब पंक्तियाँ उसी कहानी से हैं। ठीक, पचवा। कल तक तो खद्दर भी ना पहनते थे। कल तक तो खद्दर भी ना कल तक तो खद्दर भी ना पहनते थे। बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। अपने बारे में बता रही है अनीता कि कल तक तो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आती ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। कांग्रेस मतलब उन देशभक्तों के बारे में बता रही है अनीता जो कांग्रेसी बने हैं कि कांग्रेस के कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस के हाथ में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। ठीक, एक ये हो गया। अगला लिखना, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। एक ये हो गया। अंतिम एक और लिखवाएंगे बस। ठीक है, जेल से छूटकर वह
इन्हीं मांगरोरी जाति के गांव में पहुंच जाती है। वहां उनके लिए एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। छोटा सा आश्रम खोल दिया। वहाँ एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बस तो यही बात है, खोल दिया, इतना जानो। बाकी तो हम कहानी बताए हैं कि जो है फिर वहाँ हमें पहचान के लिए ध्यान रखना होता है, बस तो इतना ही ये लिख लीजिए, ठीक। बाकी तो जो जेल में स्वप्न देखा रहता है उसी मधुर कल्पना को लेके जाती है। आप लिख लीजिए कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी जात के गांव में पहुंच जाती, वहां उनके लिए एक छोटा सा आश्रम खोलती। इसके पहले कहानी जो सपन में देखी थी वही चरितार्थ भी करती है, ठीक है ना। फिर क्या करती है कि जो है सपन देखी ही रहती है, तो वहां सूत काटना स्त्रियों को सिखा देती है, और जो है कपड़ा बुनने का काम मर्दों को सिखा देती है, बच्चों को पढ़ाती है, ठीक। और शाम को रोज जो है धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं। और जो भीख मांगने वाले थे, चोरी करने वाले थे, एक आदर्श ग्रामवासी बन जाते हैं, ठीक। तो सुधारवादी कहानी तो यह है भी। तो श्रेणी में सुधारवादी भी लिख लेना शुरू में, चलो ये भी छूट गया था ना, तो इसकी श्रेणी क्या लिख लेना, वहीं पर सुधारवादी लिख लेना। सुधारवादी इसलिए कि अंतिम में सुधार हो जाता है, अगर नहीं होता तो सुधारवादी श्रेणी में नहीं आता, क्यों समस्यात्मक रह जाता, ठीक। तो आज इस कहानी में इतना ही। अब हम यूजीसी नेट में लगी अगली कहानी अगले पाठ्य चित्र में देखेंगे। इसी कहानी में यहीं तक हम लोग, अब महत्वपूर्ण था और हमने सभी महत्वपूर्ण पक्षों को देखने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और ना भी आया हो तब भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए चलचित्र के साथ, एक नई कहानी रचना के साथ। धन्यवाद, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।